Hello everyone, this is Tasneem Fatma and welcome back to my YouTube channel Valid Teaching Point। तो लास्ट वीडियो में हम रियल नंबर के कुछ थ्योरम्स कर रहे थे जिसमें हमने थ्योरम 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। इस थ्योरम में हम थ्योरम 1.4 करेंगे। सो द थ्योरम फॉर 1.4 सेज दैट √2 इज इर्रेशनल। सबसे पहली बात ये हम समझे कि हमें पता होना चाहिए कि रूट्स में जितने भी नंबर्स होते हैं जो जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो सब के सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी बड़ी बात कि हमें यहाँ पर क्या करना है, √2 इरेशनल नंबर है उसे हमें प्रूव करना है। और हमें ये चीज को जहन में रखना है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली आते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से समझना। ओके आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। कभी इस तरह से भी आते हैं प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, या फिर आएंगे 2 + -√3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। ऐसे इसकी पूरी एक्सरसाइज ही है, ये दी हुई है, आप उससे भी करोगे। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह के सिंपली क्वेश्चन आते हैं ना, √3 √5 इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, ये सब एक ही प्रोसेस से बनेंगे। जो मैं यहाँ अभी आपको एक थ्योरम में जो जैसे प्रोसेस कराऊंगी ये सेम प्रोसेस से ही बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझो और इसको अच्छे से जहन में रखो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी दिया हुआ ना हम उसका उल्टा एज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है √2 इज इरेशनल नंबर, तो हमें एज्यूम करना है, लिखेंगे हम यहाँ लेट अस एज्यूम √2 इज क्या होगा, हाँ, रेशनल नंबर। ठीक है, हम इसका उल्टा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें एक बेसिक सी चीज पता है कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो किस के फॉर्म में होते हैं, वो ऑलवेज p/q के फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a और b जो है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसमें भी इससे कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, यानी ए और बी को अगर डिवाइड करोगे, सॉरी फैक्टर करोगे, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे हम मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। 2/3 हम 2 का फैक्टर करते हैं, 3 का फैक्टर करते हैं, या फिर हम लिखेंगे 15/21, नहीं 21 नहीं लेती हूँ मैं, 26 लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। 15 का अलग हो जाता है 5 × 3 और इसका अलग हो जाता है 13 × 2, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं इनको इरेज करने के बाद। हाँ, यहाँ लिखा है, अब हम इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा √2b इज इक्वल टू a। इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ लिखेंगे हम 2b² इज इक्वल्स टू a²। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो 2 और a² के बीच में जो है वो कुछ रिलेशन है। ठीक है, वो क्या रिलेशन है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि 2 है जो है वो डिवाइड करता है, यानी 2 डिवाइड्स a²। इसका मतलब यही होता है ना, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, a²/2 ही तो लिखाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a²। अब इस लाइन से हमें थ्योरम 1.3 याद आ जाना चाहिए। थ्योरम 1.3 says that if p divides a², then p also divides a। यही था ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 also divides, किसको डिवाइड करता है, 2 a। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल और थ्योरम 1.3 रिकॉल करने के लिए मैं फिर से वही एग्जांपल दोहरा रही हूँ। जैसे हम वहां था कि p इज इक्वल्स टू क्या था हमारा 5 और a था हमारा 25, फिर हमने इसका स्क्वायर किया था तो ये आया था 625। तो हमने कहा था p डिवाइड्स a², देन ऑल्सो p डिवाइड्स a, यही था ना, इसी को हमने यहाँ लिखा है। तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2c। इसका मतलब यही हुआ ना, c कोई भी नंबर है, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि 2 डिवाइड्स a। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पर लिखी है इसको हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर है ये इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर पुट ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ए स्क्वायर था इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ पर ये 4c यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये स्टेटमेंट फिर से कुछ मिला जुला सा लग रहा है, या फिर गौर करेंगे हम 2 पर और b स्क्वायर पर, इनके बीच में कुछ रिलेशन है जिन्हें हम लिख सकते हैं 2 divides b square. So according to theorem 1.3 हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2 also divides b, है ना, b। अब बस इसी पर गौर करना है। ये जो लाइन लिखी हमने 2 divides b, और इससे पहले जो थ्योरम में लिखा हुआ है वो थ्योरम कहाँ गया, हाँ यहाँ जो लिखा हुआ है कि ये जो लिखा हुआ ना 2 divides क्या लिखा है, once again यहाँ 2 also divides a, मतलब ये हुआ a और b को कोई एक नंबर है 2 जो दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में एक कॉमन फैक्टर आया जो कि 2 है। जबकि पहली लाइन पढ़ो, यहाँ पर रेशनल नंबर में क्या होता है, ए और बी दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इससे ये प्रूव होता है कि हमने जो एज्यूम किया था कि √2 हमारा रेशनल नंबर है, ये अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया। बात आई समझ में, ये टोटली रॉन्ग हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये चीज लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, अकॉर्डिंग 1 and 2 A and B have a common factor 2, है ना। A और B में क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अजम्पशन जो हमने किया था वो रॉन्ग हुआ। लिखेंगे सो आवर assumption, जो हमने assumption किया था, assumption was wrong। इससे ये क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि √2, so √2 is irrational number। प्रूव हो गया ये। यही प्रोसेस है, हम जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे सेम प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थ्योरम 1.5 की तरफ। अब यहाँ थ्योरम 1.5 को बहुत ही ध्यान से समझना। थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 ये तीनों थ्योरम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें एक थ्योरम समझ जाओगे तो बाकी दोनों थ्योरम्स खुद ब खुद समझ जाओगे। अब दूसरी बड़ी बात, ये बड़ा सा देख करके नहीं घबराना है कि ये इतना बड़ा पता नहीं क्या लिखा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है, जितना बड़ा थ्योरम होता है वो उतनी सिंपल सी बात कहता है, ठीक है, जिससे घबराना नहीं है। हम यहाँ पर देखो पढ़ते हैं, एक एक लाइन मैं एक एक लाइन करके आपको समझाती हूँ। लेट x बी रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates। एक वर्ड आया है यहाँ पर टर्मिनेट। x कोई भी रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल करने पर वो टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि डेसिमल करने पर प्रॉपर उसका आंसर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ 3/2, है ना। आप क्या करोगे, 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो क्या आएगा, यहाँ 1 लिखोगे, फिर आप डेसिमल लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, कट गया, क्या आया, रिमाइंडर 0। यानी यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 1.5, यानी इसका आंसर आया ना। तो इसी को हम बोलेंगे कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ठीक है, ये टर्मिनेट किया। अब आगे पढ़ते हैं। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। तो x को, अब जाहिर सी बात है रेशनल नंबर को हम p/q में लिखते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। p और q को प्राइम नंबर्स होते हैं, यस होते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। बस इसी बात को थोड़ा सा समझना है। क्या कहा है इसने कि जो भी नंबर, जो भी, फिर समझना, रेशनल नंबर जो भी दिया हुआ रहेगा वो p/q के फॉर्म में रहेगा। सही बात है, रहता ही रहता है। उसने कहा कि p एंड q को प्राइम नंबर होते हैं, ये सही बात है। अगर कोई भी नंबर ले लो ना, जैसे कि
15/12। अगर ये को प्राइम नहीं भी होगी तो आप काट को कर दोगे ना यार, 3/5 या 3/4 क्या लिखोगे, 5/4, तो ये को प्राइम नंबर हो गए। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, सिर्फ एक लाइन पर ध्यान देना। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू का मतलब क्या, डिनोमिनेटर, आपके जो नीचे में जो भी नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद ये देखो कि वो क्या इस फॉर्म में आता है, यानी क्या वो 2 के फॉर्म में आता है, क्या वो 5 के फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या लिखोगे, 2, तो ये है ना 2 के फॉर्म में। अगर वो इसके फॉर्म में आता है तो उसको क्या बोलेंगे कि उसका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है, यानी उसका आंसर आ रहा है। मैं इसको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। यहाँ पर बस एम और एम का फंडा क्लियर रखना कि ये जो एन है वो क्या है, पावर्स है, कुछ भी हो सकते पावर्स, है ना, पावर्स है। और एम जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब पावर्स निगेटिव में नहीं होने चाहिए। बस इतनी सी बात रखना। मैं इसको एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाती हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 3/8, है ना। 3/8 में देखो क्या किसको कहा गया फैक्टराइजेशन करने के लिए, क्यू को। एक बात और, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, 3/8 दे दिया, अब पूछेगा क्या इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली क्या करना है, जो क्यू यानी कि डिनोमिनेटर है उसको आप फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद ये 2⁻³ आएगा ना। इसको चेक करना है कि क्या ये 2 के पावर में आ रहा है या फिर 5 के पावर में आ रहा है। अगर ये इन दोनों में से कोई एक भी मैच कर गया, इसका मतलब कि ये जो फैक्टर दिया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। बात आई समझ में। तो यह 2 आ गया, इसका मतलब हमारा सही है आंसर, ये टर्मिनेट होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा लिखा हुआ है 13/125, है ना। तो इसको भी हम लोग फैक्टर किया, 125 को फैक्टर करने के बाद क्या आया, या क्या आया, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 13 इसको फैक्टर करने के बाद क्या आया, 5⁻3, है ना। इसको हटा दो, ये 5⁻3। अब मैं एक और ले रही हूँ, उसके बाद फिर समझना। मान लिया मैंने यहाँ लिखा 3/80, है ना, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। इसको भी हम करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपेंशन करने पर आता है 2⁴ एंड 5⁻1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 और 5 का मल्टीपल आया, यहाँ 5 आया, यानी कि ये तीनों के तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन करने पर टर्मिनेट्स करेंगे, मतलब इसका प्रॉपर आंसर आएगा। समझ में आई बात। अब इसमें एक चीज और नोट करना है, इसमें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों साथ आए। अगर सिर्फ 2 आया है इट्स ओके, सिर्फ 5 आया है इट्स ओके, आप दोनों आया है तो ये भी ओके है, ठीक है। ये तीनों तरह से तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो सकती है, ठीक है। ये थ्योरम समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं दूसरे थ्योरम के पास, थ्योरम 1.6 की तरफ। सॉरी, 1.6 में ये कहता है, जो भी थ्योरम मैंने 1.5 में पढ़ा उसका ये अपोजिट है। मतलब समझ लो एक तरह से कि हम ऐसे चल रहे थे, थ्योरम 1.5 इस तरह से था, 1.6 हम इस तरह से पढ़ेंगे। बात आई समझ। मैं आगे और आपको समझाती हूँ। तो थ्योरम 1.6 कह रहा है, लेट x इज इक्वल्स टू p/q बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। कोई एक रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यहाँ तक की कहानी पहले समझो। ये कहा है कोई एक रेशनल नंबर है जो कि इस फॉर्म में है, जिसका q यानी कि डिनोमिनेटर को फैक्टर करने पर ये आ जाता है ना। जैसे हम एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, इसका फैक्टर करोगे डिनोमिनेटर का तो ये आएगा, आए ना, एम पावर्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब ये जैसे ही देखोगे कि इनका फैक्टर करने पे ये आता है, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, देखो आगे वाली लाइन क्या लिखा है, देन तब क्या होगा, x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। जैसे ही आपने देखा कि ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर ये टर्मिनेट करेगा। बस यही कहानी है दोनों थ्योरम्स में। बात आई समझ। अगर कोई भी पावर्स इसमें दिखा हुआ है, कोई भी q मतलब कोई भी डिनोमिनेटर 2 या 5 के मल्टीपल में आता है, या फिर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आता है, इसका मतलब कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। दैट्स इट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थ्योरम 1.7 जो कि हमारा लास्ट थ्योरम है। 1.7 अभी तक क्या कह रहा है कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि टर्मिनेटिंग पढ़ रहे थे, है ना। हम यहाँ पर पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में।
जिसे यहाँ लिखा है लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p q आर को प्राइम नंबर, ठीक है, b आर रेशनल नंबर, ये भी ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5m। समझ में आई बात? इसमें इसने क्लियरली कहा, अगर ठीक है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि जिसका जो q है यानी कि डिनोमिनेटर है 2n और 5m में आता है तो उसको हम बोलेंगे कि उसको डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करें। लेकिन कभी कभी ये भी तो होता है कि कुछ ऐसे भी नंबर है जिसके q ये नहीं आते, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, 13 बाई ले लो 17, है ना, आए इसमें 2 के कोई फैक्टर दिख रहे हैं, ये 5 के दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिंपली इसको कहेंगे, इसके जब डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे तब सिंपली इसको कहेंगे कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, सिर्फ यही होगा। यानी कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 या 5 के मल्टीपल दिखाई देते हैं फैक्टराइजेशन करने पर तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेंगे, नहीं दिखाई देते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। बात आई समझ में? एक चीज और मैं थोड़ा सा समझाऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट भी है। आपने एक नंबर का नाम पढ़ा होगा रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ये नंबर्स तो आपने पढ़े होंगे ना। तो ये नॉन रिपीटिंग के पार्ट है, ये नॉन रिपीटिंग के ही पार्ट है। क्या है? रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, नॉन रिक्यूरिंग। अब मैं इसको एग्जांपल देकर के ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। जैसे एक कोई नंबर है, जैसे 1/3, इसको आप डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, यही आता है ना, ये रिपीट करता है, इसका एंड नहीं होता है, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। एक कुछ इस तरह का भी आता है एग्जांपल, ऐसे भी होते हैं 8 6 7 6, ये नंबर्स रिपीट नहीं करते लेकिन इनका भी एंड नहीं होता, ये एंडलेस है, समझे, इसका भी आंसर नहीं आता है। तो यही दोनों का नाम रखा गया, एक को कहा गया, हमने कहा रिक्वेरिंग जो कि रिपीटिंग भी कहते हैं, और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग जिसको हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। ये रिपीट्स नहीं करते लेकिन इनका एंड भी नहीं होता है, इनको हम करते जाओ। ये दोनों ही क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, यहाँ पर दोनों भी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको इसी नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में बांटा गया, रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। बात आई गई समझ? यही आपका थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने सारे थ्योरम्स रियल नंबर के कर लिए। अब हम इसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।